Assalamu alaikum everyone, back again with another video, another podcast, another information oriented session, another enlightening sitting with one of my very dear and beloved friend Zishan Awan we have with us. And Zishan is a pro in sales, marketing, and he has been working in corporate sector for more than a decade now, I would say. और काफ़ी सारी बड़ी टॉप नॉच फर्म्स के साथ काम कर चुके हैं, अब भी एक इंटरनेशनल फर्म के साथ एसोसिएटेड है। और आज के हम इस गपशप सेशन में अपने जो पॉडकास्ट है इसमें कवर करेंगे डिफरेंट सारे मौजूआत को, और उनमें हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि हाउ यू कैन हैंड डाउन हैंडसम जॉब जो आपको अच्छा पे करे, एक हैफ्टी अमाउंट पे करे इस इन्फ्लेशन के दौर में। प्लस आप फॉरेन कंपनीज़ के साथ ऑन बोर्ड कैसे हो सकते हैं, वर्क कल्चर वहाँ पर क्या है, इन सारी नॉर्म्स उस तरह की किस तरह फॉलो करते हैं वो लोग, और क्या चीज़ें हैं जो आप परसू करके एक जॉब तक जो है मतलब लैंड कर सकते हैं। जिशान, वेलकम। थैंक यू सो मच असी, बहुत शुक्रिया इतने रिच इंट्रोडक्शन के लिए। आई एम रियली हाईली ऑब्लाइज्ड। और आपने इंट्रोडक्शन में कवर किया ऑब्वियसली जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है। और बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि शायद आप जो फॉरेन रिजर्व है या जो डॉलर्स हैं, हम अगर आम अल्फाज में कहें कि डॉलर पाउंड या यूरो, वो बाहर जाके ही कमा सकते हैं। और बहुत सारी इसमें फिर चूँकि एक रवायत ये है कि जो बाहर गए वो तो फॉरेन रेमिटेंसेस कर ही रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग करना चाह रहे हैं तो उसको एक जनरली अभी भी अगर हम अपने देहात में चले जाएं या छोटे शहरों में चले जाएं, ये वाकिफ़ नहीं है इन इंडस्ट्रीज से, तो वो कहते हैं नहीं, अगर इंटरनेट का काम है, ऑनलाइन काम है, तो ये फ्रॉड ही होगा। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो हम कोशिश करेंगे इसको अनकवर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस रिवील करने की कि कैसे लोग फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में बैठे हुए बगैर अपनी फैमिली को छोड़े, बगैर अपने घर को छोड़े, वो कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे कमा थैंक यू सकते हैं। जिशान। और सबसे पहले तो आप देखें ना, एक तो मिथ्स ब्रेक से स्टार्ट करते हैं। मेरा ये बड़ा एक फेवरेट जॉनरा रहा है पिछली पॉडकास्ट में, हम मिसकंसेप्शन मिथ्स पे बड़ी बात करते हैं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में डिफरेंट हमारे यहाँ ना सब कैटेगरीज भी आ रही हैं। उन सब कैटेगरीज में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द वेरी रिनाउंड, आई वुड से रिनाउंड एंड नोटोरियस एज वेल, कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री, इसके अबाउट बड़ी मिथ्स हैं। ठीक है कि शायद कुछ अजीब ही कुछ हो रहा है, ठीक है, बिहाइंड द डोर्स कुछ चल रहा है ऐसा कि जो नहीं होना चाहिए, समथिंग फिशी इज़ गोइंग ऑन। सो व्हाट वुड यू से कि यार एक्चुअली में कुछ ऐसा कर रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे, या आपके दोस्त जो इस कल्चर से एसोसिएटेड हैं। और दूसरी बात जो आपने खुद कही कि वेदर इट इज़ अ गुड सोर्स, अ रिलायबल सोर्स ऑफ अर्निंग मनी आर डॉलर टू बी स्पेसिफिक, जो आपने कहा। अच्छा, इसमें ना आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की, और ये इसकी पहली दफ़ा नहीं है। अक्सर और बेशतर जो लोग इंडस्ट्री से वाकिफ़ नहीं हैं, या क्योंकि हम लोग जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा रिलक्टेंट हैं चेंज को अडॉप्ट करने में। नई चीज़ आती है ना तो हम लोग डर जाते हैं कि यार ये शायद मेरी समझ में नहीं आ रही, तो ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बहुत सारे रीज़न है। हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम है, रट्टाबाजी का जो सिस्टम है कि अगर हमने एकेडमिक के अलावा या सिलेबस या करिकुलम के अलावा कुछ पढ़ लिया तो शायद हम पास नहीं हो पाएंगे। तो ये जो फैक्टर है, जहन साजी अगर मैं इसको कहूँ उर्दू की टर्म, तो ये चूँकि हमें एजुकेशन सिस्टम ऐसी करता है, तभी जब हम कोई नई चीज़ सुनते हैं जॉब के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो डर जाते हैं और आमतौर पे ये कहा जाता है कि यार ये तो फ्रॉड होगा, ये स्कैम होगा। अच्छा, अब कॉल सेंटर बेसिकली अगर हम इसकी उरूज की बात की जाए, वैसे इंडिविजुअल लेवल्स पे या छोटे लेवल पे तो लेट 90s से चल रहा था। 95 से ऑनवर्ड्स जब कंप्यूटर्स की पाकिस्तान में बहुत बहतात शुरू हुई, जब ज़्यादा हुए, तो ये तब से लोगों ने इसको डिस्कवर करना शुरू किया कि ये भी एक चीज़ होती है। इससे पहले मैं वो ऑडियंस जो नहीं जानते कि कॉल सेंटर होता क्या है या कंपनीज क्यों करती है, तो इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं और हम जिस जगह पे हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली द रेंट वुड बी इन मिलियंस इफ नॉट थाउजेंड्स, और इफ नॉट लाइक 100,000। वैसे ही जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जो कंपनीज यूएसए में, यूके में, लेट्स से जर्मनी में, या किसी यूरोपियन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं, अगर उनके कोई ऐसे ऑपरेशंस जो कि किसी और जगह हो सकते हैं, और वहाँ पे उनको चीप लेबर, एक ऐसा वर्ड है मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा लेकिन समझ बात तब आएगी, और उनको वो कहीं और से रिसोर्स ज़्यादा इकोनॉमिकल मिल जाता, तो वो उसको करते हैं ऑफ शोर। हम बीपीओ इंडस्ट्री कहते हैं इसको, कॉल सेंटर को, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो वो आउटसोर्स करते हैं। जो लेट्स से कि उन्होंने अगर अमेरिका में बंदा हायर करना था और उसको मंथली कॉस्ट उनकी आ रही थी $1,000, और वही आउटसोर्स अगर वो पाकिस्तान में करते हैं, अब $1,000 की कॉस्ट में वो यहाँ 10 बंदे हायर कर लेते हैं। फॉरेन रिजर्व का डिफरेंस आ गया। बिल्कुल। अब जो बंदा कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, उसको भी जाहिर है आम पाकिस्तानी नौकरी से अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और जो कंपनी ये आउटसोर्स कर रही है प्रोसेस, उसको बचत हो रही है, इकोनॉमिकली फ़ायदा हो रहा है।
फिर इंडिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है। ये ऐसी कंट्रीज है कि हम लोगों की इंग्लिश अगर उनके लेवल पे नहीं भी है तो किसी ना किसी हद तक हमारी सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड है अच्छा अंग्रेजी बोलने वालों से, अंग्रेजी पढ़ने वालों से, अंग्रेजी समझने वालों से। तो लड़के लड़कियां, खासतौर पे नौजवान जो कॉलेज से उस वक्त फ्री होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो बड़ी जल्दी ग्रिप कर लेते हैं इसको और अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। अब जो एक आम बंदा है जिसको ये समझ नहीं है, जो यूनिवर्सिटी से फ्री हो गया है, मेरी तरह MBA कर लिया है और उसको जॉब ऑफर हो रही है पाकिस्तानी कंपनी में 25-30 हज़ार की, 50 हज़ार की, वो जब देखते हैं कि यार एक FA पास या FSC किया हुआ या A लेवल किया हुआ लड़का या लड़की लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भी कमा रहा है, तो वो कहता है यार ये तो स्कैम है। जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी को भी बेनिफिट है और चूंकि बंदा यहाँ पे है उसको फॉरेन रिजर्व में आ रहा है और वो स्पेंड पाकिस्तानी रुपीज़ में, या इंडिया में है तो इंडियन रुपी में, फिलीपीन में है तो फिलीपीनी पेसेस में स्पेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसका एक जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बेहतर हो जाएगा। तो ये स्कैम बिल्कुल नहीं है। नया था, अब नया नहीं रहा, 3 दहाइयों से काम हो रहा है इस पे। और उसके बाद फिर चूंकि हम लोग खुद स्पॉइल करना शुरू हो जाते हैं कि जिसने शायद 2-4 साल 5 साल काम कर लिया, खुद को एक्सपर्ट समझने लग गया और उसने अपना एक नई दुकान डाल ली, ये 1.5 ईद की मस्जिद डाल दी। अब वो उतनी एक्सपर्टीज उसको नहीं थी जितना कि उस बंदे को है जो एक डेकेड से काम कर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा फिर इंडस्ट्री की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, लोग पेमेंट डिलेज करते हैं, टर्नओवर बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये इश्यूज हैं और हम इसको अनकवर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये स्कैम नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। फिलीपींस को BPO कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहा जाता है। उनकी इकोनॉमी का 68% कॉन्ट्रीब्यूशन आउटसोर्सिंग से है, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज ने वहाँ पे अपने कॉल सेंटर्स, अपनी अकाउंटेंसी, अपनी बुक कीपिंग, डिज़ाइनिंग, इसी तरह इंडिया की IT इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेगमेंट कॉल सेंटर है। डेफिनेटली उनकी डेवलपमेंट और बहुत सारी सर्विसेज हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे इस सेक्टर का इकोनॉमी में, लेकिन इस पे काम करने की ज़रूरत है। और पिछले स्पेशली मैं कहूँगा 10 साल में जो काम हो रहा है, तो वी आर होपफुल कि डेफिनेटली इसका अच्छा एक जो चंक है वो हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। Well said and very well summed up. और I got to know new terms for Philippines as well कि BPO capital of the world plus उनकी They are. इकोनॉमी में कितना बड़ा शेयर है इस चीज़ का। अच्छा, आपने ये तो बात कर दी कि what this culture is, I mean not। अब कल्चर है क्या एक्चुअली? कि आपने मिथ्स ब्रेक की कि यार एक्चुअल में ऐसा नहीं है, आउटसोर्स कर रहे हैं, कंपनीज़ को एक बड़ा अच्छा मार्जिन से फ़ायदा हो रहा है, लेवरेज मिलता है यहाँ पे आने का, और फिर यहाँ के लोगों को भी बड़ा अच्छा फ़ायदा हो रहा है, और विद लेस क्वालिफिकेशन दे आर अर्निंग मोर। अब पॉइंट है कि जो वर्क कल्चर जो वहाँ पर है बेसिकली अब नाइट जॉब है, तो एक पेरेंट्स जो है वो भी कंसर्न होंगे हमारे यहाँ कि यार बच्चा बच्ची क्यों जा रहा है, और उधर के कल्चर किस तरह का है, मैनेजमेंट किस लेवल की है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। ठीक है, वहाँ पर बैठ के अब लेट से हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है, कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो लाखों में जा रहा है तो वो आसानी से नहीं आता जी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वाकई ही कोई हेक्टिक नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है, इजी गोइंग चीज़ है कि बस हो जाएगा, और कितनी कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड है इफ़ समबडी इज़ प्लानिंग टू जंप इनटू दिस फील्ड, तो प्लंज करने से पहले क्या चीज़ें करे? सो इफ़ यू कैन आंसर दैट। अच्छा, इसमें ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कल्चर का पर्सपेक्टिव रेज किया। अब कल्चर में भी ना ऑब्वियसली मिसाल के तौर पे अगर मेरे वाले साहब है, जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया था बैक इन 2013-2014, और पहली दफ़ा जब मैं गया, पाकिस्तान का बड़ा पुराना कॉल सेंटर इस्लामाबाद में F5 में वाक़ है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा वो उसमें फिर क्योंकि मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर रहा, बट अगर मैं कहूँ तो मैंने बहुत सीखा वहाँ से। जब मैं गया तो मैं भी बड़ा हैरान था। फिर मेरे वाले साहब ने भी पूछा कि यार ये कौन सी नौकरी है जो रात में होती है, सिर्फ तुम सुबह वापस आते हो। और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने तो देखा कि किसी ने टाई नहीं लगाई हुई, किसी ने ड्रेस शर्ट नहीं पहनी हुई, लोग हुडीज पहन के आ रहे हैं, अगर समर है तो शॉर्ट्स में भी आ रहे हैं, T-शर्ट्स में भी आ रहे हैं। तो आई वॉज प्रिटी शॉक्ड कि यार हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो बताया जाता है कि जी ड्रेस फॉर योर प्रोफेशन या वो उसमें चीज़ है। समझ मुझे ये आई कि जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, एक तो ये कि वो ऑब्वियसली ऑन साइट जॉब नहीं है, जो वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं या ईमेल पे बात कर रहे हैं, चैट पे बात कर रहे हैं, तो वो देख नहीं रहे, उनकी टोटली स्किल काउंट कर रही है कि वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा इसमें ये है कि अमेरिकन स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो अमेरिकन एम्प्लॉयर्स दे आर नॉट कंसर्न विद हाउ डू आई ड्रेस और व्हाट डू आई ईट और व्हाट डू आई डू इन माई फ्री टाइम, या मैं लंच में क्या खा रहा हूँ, या मैं सिगरेट पी रहा हूँ, या मैं कॉफ़ी ब्रेक ले रहा हूँ अगर ब्रेक का टाइम है मेरा, तो दे आर नॉट कंसर्न। उनको चाहिए मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आती है जब मैं रिलैक्स हूँगा, जब आप रिलैक्स होंगे अपनी जॉब पे। तो इस कल्चर को हम लोग थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि यार ये कैसी जॉब है कि ये तो कच्छा पहन के जा रहा है,
सॉरी फॉर माई फ्रैंकनेस, बट ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार तुम जहाँ ऑफिस रहे हो और तुम जीन्स पहन के जा रहे हो, टी शर्ट पहन के जा रहे हो, ये कैसा ऑफिस है? तुम्हें ऑफिस वाले मना नहीं करते कि अच्छे इंसानों वाले कपड़े पहन के आओ या सूट पहन के आओ या वेस्ट कोट पहन के आओ? तो नहीं, वो नहीं करते क्योंकि उनको काम चाहिए, उनको मेरा फोटो शूट नहीं करवाना वहाँ पे। तो कल्चर की मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे आती है। और इसमें टाइमिंग का वो भी मैं बताता चलूँ अपने व्यूअर्स को कि क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइम जोन है, अमेरिका के डिफरेंट 4 टाइम जोन हैं और जो कम से कम है वो हमसे 10 घंटे पीछे है। कि अगर यहाँ पे इस वक्त 9 बज रहे हैं तो न्यूयॉर्क में इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। इससे ज़्यादा डिफरेंट टाइम जोन है, तो रात का शिफ्ट होना मजबूरी है। अगर तो वो कॉल सेंटर यूएस में काम कर रहा है, यूएस की किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, अगर यूके में है तो यूके हमसे 5 घंटे पीछे है, तो वो मेरी दोपहर में शिफ्ट होगी, शाम तक होगी या रात के तक होगी, आफ्टरनून में। वैसे ही अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड हैं और पाकिस्तान में आउटसोर्स कर रही हैं, जिसमें एक कंपनी के साथ मैं भी मुंसलिक हूँ। तो वहाँ पे चूंकि हमसे ऑस्ट्रेलिया 5-6 घंटे आगे है, तो मेरी शिफ्ट सुबह 4 बजे स्टार्ट होती है और दिन के 1 बजे मैं फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद मैं सो सकता हूँ या फैमिली को टाइम दे सकता हूँ या अपना कोई और काम कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो ये टाइम जोन का डिफरेंस है, इसको कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, बहुत हैरत की बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है कि एक तो ये भी क्लैरिटी कि नाइट जॉब है क्यों, और फिर सिर्फ नाइट भी नहीं है, डे भी है, इवनिंग भी है। डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट कंट्रीज़ की बेस पे आपका टाइम जोन डिफरेंट होता है, तो आप डिफरेंट स्लॉट में चले जाते हैं। अब पॉइंट, अब आप जिस तरह से कह रहे थे कि यार उन्हें मेरी स्किल से कंसर्न है, मतलब दे आर नॉट कंसर्न विद माई फोटो शूट एंड हाउ डू आई लुक, और कोई रिश्ता नहीं देना यार उन लोगों ने। एग्जैक्टली। पार्डन माई फ्रेंच, आज मैं आप भी थोड़ा सा आपके साथ में फॉर्मल हो चुका हूँ, वैसे हम यूजुअली इतना ख्याल नहीं रखते। अच्छा, द पॉइंट इज़ कि स्किल्स की बात हो रही है। व्हाट इज़ अ स्किल सेट, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के लिए? हम इसी को थोड़ा सा लेके चलते हैं, फिर एज ए होल भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो एग्जिस्ट करता है उस पे। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि अब जैसे आप भी, हम लोगों का वास्ता काफ़ी टाइम से है, तो आपने भी देखा है अक्सर हमारी ऑफलाइन या ऑफ द रिकॉर्ड बात हो भी रही होती है कि क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, या ऐसी कंपनीज क्या देखती हैं, किन लोगों को हायर करती हैं, क्या बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होना चाहिए तभी हायरिंग होगी, या बहुत अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, आप पैदा ही अंग्रेजी बोलते हो तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं बीकॉम मैंने किया था जब मैंने इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किया, और मेरा बड़ा देसी एक्सेंट था, बिल्कुल पाकिस्तानी एक्सेंट था। मैं किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं गया, बहुत बड़े प्राइवेट कॉलेज नहीं गया। उस वक्त बहुत मेहनत करते थे एम्प्लॉयर्स। हमारी इनिशियली 1 मंथ की जो है वो सिर्फ एक्सेंट ट्रेनिंग होती थी। हमें बताया जाता था कि अगर आप किसी अमेरिकी से बात कर रहे हैं तो बहुत सारे स्लैंग्स हैं, आपने ग्रीट कैसे करना है, आपको ये कैसे पता होगा कि आपने गुड मॉर्निंग बोलना है या गुड आफ्टरनून बोलना है या गुड इवनिंग बोलना है, कि वहाँ पे टाइम क्या आ रहा है उसके हिसाब से आप कैन गिव एनेक्डोट या फिर एग्जांपल कि क्या थी जिस तरह से अब कोई लेट्स से मैं उसकी एग्जांपल अब बताता हूँ। हमारे ट्रेनर थे और मैं आज भी उनको प्रेज करता हूँ, आज भी कांटेक्ट में हूँ, अली मलिक साहब। ही यूज्ड टू लिव इन यूएस, ही वर्कड फॉर Amazon, he worked for Google back then in like 2014 2015. He returned to Pakistan but he lived his entire life over there. तो उन्होंने हमें जब ट्रेन करना स्टार्ट किया एक्सेंट ट्रेनिंग में, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत डिफरेंस उसमें करती हैं। मैं उसकी मिसाल उर्दू में दूंगा आपको कि अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर मैं फॉरेनर हूँ और मैं पाकिस्तान आया हूँ और मैं उर्दू बोल रहा हूँ आपके साथ, तो मैं आपको हमेशा हसीब साहब कह के नहीं मुखातिब करूंगा, या मैं आपको जनाब कह के मुखातिब नहीं करूंगा, जैसे हम अक्सर इंडियन मूवीज में देखते हैं कि जनाब या भाईजान मैं कह के आपको मुखातिब नहीं करूंगा। वैसे अगर मैं किसी अमरीकी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो मैं उसको हाउ डू यू डू या हाउ आर यू सर नहीं कहूँगा, मैं उसको हाउ यू डूइंग कहूँगा या व्हाट्सअप कहूँगा या हाउ इज इट गोइंग कहूँगा। कॉन्ट्रैक्शंस थोड़ी बहुत आप यूटिलाइज करते हैं। एग्जैक्टली, ये उनके कल्चर में है, या स्लैंग्स या जार्गन्स हैं जो उसमें है। वैसे अगर मैं न्यूयॉर्क के किसी उससे मुखातिब हूँ तो मैं उसको कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने में शायद उनकी जो वहाँ पे बेसबॉल टीम है उसका जिक्र करूँगा, उनके कल्चर से, या मैं वेदर पे उससे बात कर सकूँगा, ताकि उसको ये हो कि हाँ ये कोई अजनबी नहीं है, ये किसी तीसरी दुनिया से या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मुझे कॉल नहीं कर रहा, ये यूएस में ही बेस्ड है। अब इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें होता है, मेरी खाला है, तो जब कोरोना का टाइम था तो मैं घर से काम कर रहा था, मैं गाँव गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम उनको ये क्यों नहीं बताते कि तुम पाकिस्तान से बात कर रहे हो या तुम फ्रॉड कर रहे हो। तो उनको मुझे फिर एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं जिस कंपनी के साथ हूँ वो चूँकि कंपनी यूएस की है और हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम उसमें बता दें। अब तो खैर चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं पेंडेमिक के बाद से, अब उनको कोई एतराज़ नहीं है कि कोई पाकिस्तान से इंडिया से कॉल कर रहा है। जब ट्रस्ट फैक्टर होता है कि यार हमारे दरमियान से हुआ करता था उस टाइम पे ये डिफरेंट उसमें सिनेरियो होता था। तो मैं बात की तरफ वापस आता हूँ कि तब कंपनीज बड़ा इन्वेस्ट करती थी ट्रेनिंग्स में। कुछ बड़े नाम हुआ करते थे, छोटे कॉल सेंटर्स कम हुआ करते थे।
हमें एक्शन ट्रेनिंग करवाई जाती थी, हमें उनके कल्चर के बारे में ट्रेनिंग करवाई जाती थी, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करते थे। अब मैंने जैसे कहा कि मैंने बीकॉम किया हुआ था, मेरे पास कोई हाईली टेक्निकल डिग्री नहीं थी, मेरे पास कोई अंग्रेजी की डिग्री नहीं थी, और मैं कोई खास एक्सेंट भी नहीं था, बड़ा पाकिस्तानी एक्सेंट था मेरा, जैसे देसी एक्सेंट होता है। तो उस ट्रेनिंग में वो जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। अब अगर मुझे कोई कहे कि मैं तो लम्ब से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने तो HBO देखा है, मेरा तो बड़ा अच्छा अंग्रेजी एक्सेंट है, तो मुझे तो ये डायरेक्टली 2 लाख पे क्यों नहीं हायर कर रहे, तो भाई वो नहीं करेंगे। क्योंकि मैं चाहे जितनी मर्जी अच्छी अंग्रेजी बोल लूँ, मुझे अगर उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं कर सकूंगा। जैसे आप हसीब जो है वो टीचर है प्रोफेशनली, अब आपके पास भी मास्टर्स की डिग्री है इंग्लिश की, मेरे पास भी है, लेकिन अगर आप डिलीवर जो कर पा रहे हैं वो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास वहां पे वो लाइव, चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी मैं पढ़ लूँ, पढ़ा लूँ या सुना लूँ, मैं वो नहीं डिलीवर कर पाऊंगा। तो इसके लिए जो स्टार्ट है, स्टार्ट में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उनके नॉर्म समझने के लिए, चाहे आपकी अच्छी अंग्रेजी है, चाहे आपकी एवरेज अंग्रेजी है। तो वो जो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, पहले 3 से 6 महीने वो रगड़ा खाना है, किसी और नौकरी की तरह वो रगड़ा खाना होगा। जैसे आप आर्मी ज्वाइन करते हैं, पुलिस ज्वाइन करते हैं, तो वो जो ट्रेनिंग का रगड़ा है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको जाहिर है, जैसे हम पाकिस्तानी उसमें कहते हैं, जब आप बात से बात निकल रही है कि सीनियर से बना के रखनी पड़ेगी, तो वो रगड़ा आपको खाना है, वो आपको सीखना है। आपको गालियां भी पड़ती हैं मॉक कॉल्स के सिनेरियो में, मैं ये नहीं कह रहा कि अब्यूजिंग होती है फ्लोर पे, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, कि फोन पे अगर उनको ये पता चल गया कि आप अजनबी हैं, आप उनकी तरह अंग्रेजी नहीं बोल रहे, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, और आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपका टारगेट पूरा नहीं होगा, आपका टारगेट नहीं पूरा होगा तो आपकी नौकरी नहीं रहेगी, तो वो पैसे नहीं आएंगे जो उसमें है। मैं अक्सर कई दफ़ा लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो MBA किया हुआ है, तो मैं 50,000 की नौकरी से क्यों स्टार्ट करूं। तो अगर आप 50,000 की नौकरी से नहीं स्टार्ट करना चाहते इस फील्ड में, तो फिर आप अपने MBA की कोई और नौकरी देख लें। फिर ये है कि अगर आप रगड़े के लिए तैयार नहीं है तो आप इसमें इस फील्ड में नहीं, आपकी जगह नहीं, जा नहीं सकते। अगर आज 50,000 आपको काबिल कबूल नहीं है, तो कल वो 5 लाख भी आपको सेल्स जॉब नहीं देगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना हम और फर्दर अगर इसको थोड़ा सा डल डीपर करें, तो वो आप जिस तरह कॉरपोरेट सेक्टर को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, कॉल सेंटर से निकल के आएँ, तो पाकिस्तान में क्या क्या इसकी सब कैटेगरीज़ हैं, उनमें अगर आप, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज़ का पार्ट रहे, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, या स्किल सेट पे बाद में आएंगे, पहले तो ये बताएं क्या कैटेगरीज़ हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, और फिर जो आप अगेन इंडिया और फिलीपींस की बात कर रहे थे, तो वो कितना एग्जिस्ट करता है। कॉल सेंटर चलो कम है, ठीक है, एज ए होल कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, अगर हम कॉल सेंटर के बजाय इसको अगर BPO कहें ना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी शायद आवाम को। हाँ, अब कॉल सेंटर का जब हम जेन में आता है, तो आम तौर पे आता है कोल्ड कॉलिंग। अब कोल्ड कॉलिंग में एक आम फैम में बता देता हूँ कि कोल्ड कॉल वो है, जैसे हमें पाकिस्तान में भी अब कोल्ड कॉल्स आती हैं कि सर बीमा करा लें, इंश्योरेंस ले लें, ठीक है, सर ये पैकेज लगवा लें, ठीक है, या सर ये प्लॉट ले लें ब्लू बर्ड सिटी का या पार्क व्यू सिटी का, या कोई भी ABC XYZ उसमें है। तो अब जो कॉल मुझे कर रहा है उसको मेरा नाम भी नहीं पता, उसको कहीं से मेरा नंबर मिला है, शायद वो मेरा बैंक अकाउंट है, ये जहाँ से मैंने लोड कराया उन्होंने नंबर लिया है, और उसको नंबर मिला और वो मुझे कॉल कर रहे हैं, और अगर मैं उसकी बात सुन लेता हूँ उसकी स्किल्स पे, तो फिर वो मुझसे नाम पूछते हैं। ये है कोल्ड कॉलिंग। वैसे ही सबसे जो मेजर कैटेगरी है, या जो आमतौर पे लोग समझते हैं, वो है कि कॉल सेंटर सिर्फ कोल्ड कॉलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर हम आगे इसको बढ़ाएं, तो इसमें मेडिकल बिलिंग है, ट्रांसक्रिप्शन है, जिसमें आप कॉल सुनकर और उसको टाइप करके लिख रहे होते हैं। वैसे ही मेडिकल बिलिंग है, जिसमें आप डिफरेंट रिसीट्स को एनालाइज करके उनका डाटा जमा कर रहे होते हैं, जो बहुत आगे फिर कम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम सतही तौर पे उसमें रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज अब बैक एंड वर्क दे रही हैं, जिसमें एक कंपनी है एज सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। क्योंकि मेरा बेस्ट टाइम रहा चूँकि एज में, इसलिए मैं उसको हमेशा मेंशन करता हूँ। तो एज के जो ओनर हैं और जो टीम है, उन्होंने बड़ा डाइवर्स एक कॉन्सेप्ट वो किया, इंट्रोड्यूस किया। इफ्तिखार साहब इफ़ी वाला, चूँकि वो खुद US बेस्ड हैं और वो खुद सेल्फ मेड वो हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम आपको सेल्स के लिए, कोल्ड कॉल के लिए लोग नहीं देंगे। हमारे लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, अच्छी इंग्लिश बोलने और समझने वाले हैं, लेकिन वो करेंगे बैक एंड वर्क आपके वो फ़ोन इनकमिंग रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो कोल्ड कॉल नहीं करेंगे। ठीक है। और ये बड़ा फेमस हुआ। इस पे एज ने बड़ी ग्रोथ की पिछले 3 सालों में, मोर देन 200% ग्रोथ हुई एज की। एज के देखा देखी और भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आई, जिन्होंने ये कहा कि हम आपको कॉल सेंटर के लिए हायर नहीं कर रहे, तो आपको सेल्स नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि दैट इज़ रियली टफ। ऑब्वियसली आपको सीखना है, रगड़ा खाना है, फिर आपको टारगेट, एक कांस्टेंट प्रेशर होता है कि आपने टारगेट हर महीने, हर हफ्ते एट टाइम्स मीट करना है। अगर आप 2 महीने टारगेट नहीं करेंगे तो जॉब नहीं रहेगी। तो अब कंपनी उस तरफ भी आ रही हैं
तो बीपीओ में ये भी फॉल करता है। अब इसको हम कॉल सेंटर नहीं कह सकते, और इसमें भी अच्छे पैसे हैं। वैसे मैंने मेडिकल बिलिंग का जिक्र किया, तो बहुत बड़ी कंपनी है जो इवन नैस्डैक पे रजिस्टर्ड है। उसका एक ऑफिस इस्लामाबाद में है, एक ऑफिस बाग आज़ाद कश्मीर में है। वो भी पाकिस्तानी अमेरिकन है, उसको ओन करते हैं। तो वो भी कॉल सेंटर नहीं है, नॉन सेल्स जॉब है। वो बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे लोग बड़े वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अब ये कॉल से निकल कर और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगर जो मेरी तरह सिर्फ कॉल्स पे ज़्यादा खुश रहते हैं कि यार मुझे बैकएंड का काम नहीं करना, आई एम नॉट गुड विद नंबर्स, या मुझे सिर खपाई नहीं करनी, ईमेल्स नहीं करनी, या चैट नहीं करनी, और वो कॉल पे रहना चाह रहे हैं लेकिन वो सेल्स भी नहीं करना चाह रहे, तो इन राउंड का कॉन्सेप्ट है कि आपको कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। कॉल्स आ रही हैं, जैसे उसकी एग्जांपल हम देता हूँ कि अगर मैं मोबाइलिंक का यूज़र हूँ और मुझे कोई काम है तो मैं 111 पे कॉल करूंगा। अब वो जो एजेंट बैठा है 111 पे या मोबाइलिंक की हेल्पलाइन पे, जाज की हेल्पलाइन पे, वो कॉल रिसीव कर रहे हैं, उसने सिर्फ मेरा मसला सॉल्व करना है या मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है। ये जैसे हम 15 पे कॉल करते हैं, तो वो उन्होंने मुझे कुछ सेल नहीं करनी, मेरा मसला हल करना है वहाँ पे, या आगे किसी को डिस्पैच करना है। तो इस तरह की भी बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा पे कर रही हैं। लेकिन शर्त यह है, इन कंपनीज तक पहुँचने के लिए आपको रिक्वायर्ड स्किल सेट है, क्योंकि उनको चाहिए कि आप ट्रेन हो, आपको कल्चर से मसला ना हो, आपको रात में यूएस की जैसे हमने बात की नाइट शिफ्ट का मसला ना हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कल्चर फिट हैं या नहीं। अब कल्चर फिट यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि पाकिस्तान, इंडिया या यहाँ पे के जो सरकारी जॉब्स हैं, या अगर हम प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें, तो सर मैडम यस बॉस, उनका ये कल्चर नहीं है। ठीक है। तो वहाँ पे उनको चाहिए प्रोडक्टिविटी। और अगर सीईओ को भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आइडियली बहुत सारी कंपनीज जो इस तरह ओपन फीडबैक एक्सेप्ट करती हैं, या इसको हम एचआर की टर्म में कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी, तो अगर आप सीईओ को भी सजेशन दे रहे हैं या उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इसको बड़ा पॉजिटिवली लेंगे। वो आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, वो आपको डांटेंगे नहीं। इन कंट्रास्ट टू हमारा यहाँ पे जो कल्चर है, विद नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ये चूँकि हम शुरू से देखते आए हैं, तो कल्चर फिट होना बड़ा ज़रूरी है। कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, या अगर एक बंदा टीम लीड फॉर एग्जांपल हायर हो रहा है, तो कंपनी पहले ये देखेगी कि वो कल्चर फिट है या नहीं, उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंपनीज ट्रेन भी कर रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं। इसमें ऑब्वियसली प्रॉज एंड कॉन्स हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ इसीलिए आ रहे हैं कि पैसे भी अच्छे हैं और कल्चर भी बेहतर है। गुड। अच्छा, इसी में आप जो बात करें कि हमारे यहाँ माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है और इंटायरली एक अलग वे में इसको परसू किया जाता है। स्लेव मोरालिटी एंड मेंटालिटी बोथ एग्जिस्ट कर रही है हमारे यहाँ। अब एक तो मैं आपने शायद उस पॉइंट को मिस किया कि हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर एज ए होल, बीपीओ सेक्टर जो आप कह लें कि बिजनेस जो आपके यहाँ पे आउटसोर्स हो रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इकॉनमी में कितना है। चलें एक कॉल सेंटर एक स्पेसिफिक फील्ड जो है उसमें भी बड़ी सारी कैटेगरीज आपने बताई, उसका तो कम होगा कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ इन आवर रीजन जो है। एज ए होल कॉर्पोरेट सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना को होता है अकॉर्डिंग टू यू इन इकॉनमीज कंट्रीब्यूशन के जो इंडो कर सकता है एक कॉर्पोरेट सेक्टर, या ग्लोबली कितना को कर रहा है। ठीक है, हमने तो अब तक यही सुना है कि यूके की इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुई, किसी और कंट्री में हुई, या पेजेंट रिवॉल्ट हुआ, तो ये सारी बातें सुनी। हमने कहीं ये नहीं सुना कि यार कॉर्पोरेट जाइंट्स की वजह से ना वो सारे एक एकदम जो है बड़ा राइज आया और उस बेस पे उस मुल्क की जो है किस्मत बदल गई। या मे बी मैं ऑब्लिवियन में रह रहा हूँ, मुझे ना आइडिया हो, बट इस पे मुझे इनलाइटन भी करें और बताएं कि कॉर्पोरेट सेक्टर कितना क्रूशल होता है एक इकॉनमी के लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा है आपने इसमें रोशनी डाली। बेसिकली हम देख रहे हैं इवॉल्व होना, बल्कि मैं इसको कहता हूँ जब भी बात हो रही होती है, अगर कोई मुझे इंटरव्यू के लिए अप्रोच करता है या सीवी रिव्यू के लिए अप्रोच करता है, कि आज के एरा में, स्पेशली ये 21st सेंचुरी में, एक स्किल का होना बड़ा ज़रूरी है कि you should not only be capable of learning things fast, you must be able to learn, unlearn and relearn Relearn. everything in a very limited period of time. competition ज़्यादा है। अब बात करते हैं, तो जैसे हमने एवोल्यूशन का जिक्र किया, देयर वाज अ टाइम कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बात होती थी, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हुई, जिसमें हमें जर्मनी, जापान, इंक्लूडिंग इंडिया हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 90s की और फिर लेट 90s के पाकिस्तान में, तो आईटी का या .com का एक बड़ा रेवोल्यूशन आया। तो जो ये बीपीओ इंडस्ट्री है, ये सम व्हाट रिलेटेड टू आईटी है, कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, तो उसमें आईटी इन्वॉल्व है। अब मोस्टली ये होता है कि जो वहाँ पे कंपनी है, वो उसके कोई ना कोई आईटी ऑपरेशंस होंगे, जिनका कॉल सेंटर पाकिस्तान में, इंडिया में, फिलीपींस में, या किसी दूसरे उसमें कंट्री में होगा। तो जो आईटी का रिवोल्यूशन हम सुनते हैं लेट 90s से अनटिल 2008, तो उसका ये पार्ट रही है कॉर्पोरेट सेक्टर। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो
आई डोंट थिंक लाइक ये कोई इतना कंसिडरेबल होगा कि अगर नंबर्स हमारे पास हों भी सही तो हम उसको शायद कोट करते हुए शर्म महसूस करें, अगर हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया से या फिलीपीन से। और थोड़ा सा ड्रॉबैक ये भी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर या वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसको रेगुलेट करके मैयर कर सकें। पिछली 2 गवर्नमेंट्स ने इसमें डेफिनेटली स्टेप्स लिए हैं इनको रेगुलेट करने में कि इनको टैक्स नेट में लाया जाए, नॉट डायरेक्ट टैक्स नेट, लेकिन एटलीस्ट ये हो कि जो रेमिटेंसेस आ रही हैं, जब रेमिटेंस आती है किसी इंडिविजुअल की, किसी कंपनी की, ऑब्वियसली उसमें से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स डिटेक्ट कर लेती है। तो ये अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त ये स्टैट्स नहीं है। और बट आई एम श्योर कि वो इतने नहीं है कि हम उनको इंडिया से या फिलीपीन से कंपेयर कर सकें, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री डेफिनेटली हमसे बहुत बड़ी है। अब जो तीसरा सवाल था कि इसमें हमने कभी सुना नहीं है कि कॉरपोरेट सेक्टर ने इसमें लेके आया हो। तो देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर कोई अलग से इंडस्ट्री नहीं है, कॉरपोरेट सेक्टर कोई सनत नहीं है, या कॉरपोरेट सेक्टर कोई एक स्किल नहीं है। अगर हम मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूँ कि अगर हम रियल एस्टेट की बात कर लें, तो आपसे अगर हम 5 साल पहले तक देखें या 6 साल पहले तक देखें तो बड़ा कन्वेंशनल हुआ करता था रियल एस्टेट, अभी भी है मेजॉरिटी पार्ट, लेकिन कंपनीज हैं Garana.com या Zameen.com और बहुत सारी बड़ी एस्टेट कंपनीज हैं, उन्होंने बड़ा इसको कॉरपोरेट मैकेनाइज किया है। उनके ऑफिस बड़े लेविश हैं, उन्होंने बड़ा एजुकेटेड स्टाफ रखा है जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग सेल्स वो उसमें रीच आउट करते हैं। तो अब ये रियल एस्टेट का या प्रॉपर्टी डीलर्स भी कॉरपोरेट हो गए हैं, हम इसको कहना चाहें। वैसे ही अगर हम 10-12 साल 15 साल पहले की बात करें तो सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, फिर पीटीवी वर्ल्ड आया, लेकिन आज हम देखें तो पाकिस्तान में सैकड़ों प्राइवेट चैनल हैं। तो मीडिया कॉरपोरेट हो गया। अब हम किसी, जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं, अच्छा ऑफिस है, वेल फर्निश्ड ऑफिस है, बड़ी अच्छी वाइब आती है, वैसे ही आप किसी टीवी चैनल की स्टूडियो में चले जाएं, उनके ऑफिस में रिचाने आपको, तो ये कॉरपोरेट सेक्टर है। कॉरपोरेट सेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। अब कॉरपोरेट सेक्टर एक फैक्ट्री का हेड ऑफिस भी हो सकता है, एक प्रॉपर्टी फर्म का भी ऑफिस हो सकता है, किसी मीडिया कंपनी का भी ऑफिस हो सकता है, वैसे ही एक कॉल सेंटर का भी ऑफिस हो सकता है, एक बीपीओ कंपनी का भी ऑफिस हो सकता है। तो कॉरपोरेट सेक्टर हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ ऑल दीज रेवोल्यूशंस। देखें, अगर हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन सिर्फ फसल उगाने से तो नहीं आ गया। वो फसल उगी, फिर उसको काटा गया, फिर उसको सेल किया गया, उसकी प्रोडक्ट्स बनाई गई, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी सेल्स मार्केटिंग के लोग इन्वॉल्व थे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ ऑल द रेवोल्यूशंस, आई वुड से। हाँ, ज़्यादा अब इसलिए नज़र आने लग गया है, या हम लोग ज़्यादा लोग इंस्पायर इसलिए होते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव हैं, या हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे यूट्यूब पे, हमारे पेजेस पे। वैसे ही आप पिक्चर्स अपलोड करेंगे, मैं पिक्चर्स अपलोड करूंगा, तो व्यूअरशिप ज़्यादा हो गई है, या विजिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। पहले दौर में इतनी विजिबिलिटी नहीं थी। जो बड़ी कंपनी थी वो तो इश्तिहार अफोर्ड कर सकती थी, पेपर में, न्यूज़पेपर में दे देती थी, ये पीटीवी पे, ये रेडियो पाकिस्तान पे चला देती थी। अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया है तो विजिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए हमें लगता है कि कॉर्पोरेट अब ज़्यादा हो गए, जो कि हो गए, लेकिन विजिबिलिटी भी ज़्यादा है इसकी। अच्छा ज़ीशान, अभी हम इसमें बात कर रहे थे, आपने बात की कि यार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको टैक्स नेट में ला रही है, और वो जो वेब एक उनका इंक्रीज़ हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। आज इससे अगर 4 साल 5 साल पहले देखें, टैक्स पेयर्स का नंबर्स तो बहुत कम था, एक बड़ा एक स्टॉन्च इंक्रीज़ आपको मिल रहा है, और बड़ा एक शेयर किस्म का राइज़ है। बट क्या फैसिलिटेशन भी आप देख रहे हैं कि उस तरह के सेक्टर्स को मिल रही हैं, या फिर वो सिर्फ कलेक्शन पे ही फोकस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का? और द अदर थिंग इज़ कि आप जो कह रहे हैं कि यार हम कहीं ना कहीं पार्ट रहा है हर रेवोल्यूशन का, तो अब आके आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं इस चीज़ के लिए, कि उन्होंने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी है कि समहाउ इट इज़ डिफरेंट, ठीक है, कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्रीज़, और एक बड़ा एक अलग से कोई सनत जो आपने कहा कि नहीं है, तो लोग कंसिडर करते हैं, किसी को कहें कि यार आप पार्ट रहे हैं लेट से पेजेंट रिवोल्ट का या रेवोल्यूशन का, या कोई और इस तरह के हिस्टोरिकल मूवमेंट्स का, तो अगला कहेगा कि नहीं यार एक वाइट कॉलर जॉब है भाई, मैं अलग से ऑफिस में जाता हूँ, मेरा मट्टी में क्या काम है। तो एक मे भी फैक्टर ऑफ शेम एसोसिएट कर दिए शायद हमने दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ, इसके साथ कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ प्राइड है, या जो भी है। पहला सवाल कि वही हमारी गवर्नमेंट जो आपको टैक्स नेट में लेकर आई है कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो आपके लिए फैसिलिटेशन कितनी ज़्यादा है, नहीं है तो क्या क्या हो सकता है। और फिर दूसरा कि अब कोई हमने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं, या फिर अभी भी वो एक ग्रे बॉर्डर है दरमियान में। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट द फैसिलिटीज़। अब मैं इसमें ना आयरॉनिकली, अब मैंने काफ़ी लिखा भी इसमें, और बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक भी करेंगे, एग्री किया भी। हम लोग वो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए थी। देखें, आप ये आपके एक तरह से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है,
कोई कंपनी जब आती है वो यूएसए में बेस्ड है, वो पाकिस्तान में आके अपना ऑफिस ओपन कर रही है, यहाँ पे लोग हायर कर रही है, सबसे पहले तो वो रजिस्टर करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टैक्स दे रहे हैं। फिर वो एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान का भला हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों का भला हो रहा है। तीसरी बात, जब वो सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो भी वो बैंक के थ्रू ज़ाहिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो कैश तो पकड़ा नहीं रहे, चाहे वो 10,000 ही है, तो बैंक ज़ाहिर है उसमें टैक्स डिडक्ट करके, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट करके सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली टैक्स नेट में तो आ रहे हैं वो लोग, सैलरीड जो लोग हैं वो आ रहे हैं। कंपनीज उसके अलावा अपने रेवेन्यू पे भी टैक्स दे रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसी तरह वो जो हाई रेंट आउट किया है जो उन्होंने प्रॉपर्टी, और वो जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी थ्रू बैंक पेमेंट कर रहे हैं अपने टेनेंट को, तो वो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं, तो वो टैक्स तो दे रहे हैं अपनी सारी परचेजेस पे। लेकिन आयरॉनिकली बहुत अफसोस के साथ हम उनको वो कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे। उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे धरना हुआ उस वक्त, एक बड़ी फेमस कंपनी है, हमारा I8 मरकज़ में ऑफिस हुआ करता था, और फैज़ाबाद पे धरना हो गया स्टार्ट में, कुछ 7-8 दिन धरना रहा और कंपनी बंद रही। तब ये जो कि बिफोर पेंडेमिक बात है, तो वर्क फ्रॉम होम कोई ज़्यादा सूटेबल आइडिया था नहीं कंपनीज के पास, और चूंकि उनके ऑपरेशन बंद रहे तो उनको काफ़ी मिलियंस में लॉस हुआ उस धरने की वजह से। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज़ को एट रिस्क नहीं डाल सकते थे कि जी आप धरने के बावजूद ऑफिस हैं। जो कम्यूट है वो पॉसिबल नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था क्योंकि करीब के एरिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो एक तो हम ये सर्विसेज फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते, दूसरा हम उनको टैक्स रिबेट नहीं देते, जिसकी वजह से कंपनी आती है किसी दौर में बिफोर 2020 बहुत सारी कंपनीज ने ऑफिस ओपन किए, सैकड़ों लोगों को हायर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक और पेंडेमिक के बाद उन्होंने बड़ी मैसिव डाउन साइजिंग की, और वो कुछ कंपनीज ने तो ऑपरेशंस रोल बैक करके वापस वो चले गए, उन्होंने ऑफिस बंद कर दिए। अब जो बंदा मेरी तरह का, लेट्स से कि अगर 2 लाख पे हायर हुआ था, अब कंपनी बंद हो गई है, वो बेरोजगार हो गया है, अब अगर उसको 1 लाख की नौकरी मिलेगी तो वो रिलक्टेंट होगा, मरेगा क्या नहीं करेगा, करेगा नौकरी वो, लेकिन उसका वो उतना दिल नहीं लगेगा जितना 2 लाख वाले उसमें चल रहा था, उसका काम चल रहा था। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे, ना होने के बराबर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम उनको रिबेट्स नहीं दे रहे, हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे कि वो कितना इजीली आके यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। सेकेंडली, जो आपका दूसरा सवाल था कि कंपनीज आती हैं, वो उसमें यहाँ पे उन लोगों को उस कल्चर का आदी करती हैं, उसके बाद फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जब वापस चली आती हैं तो वो एक गैप क्रिएट हो रहा था कि एक बंदा जो अच्छी सैलरी पे हायर था, अब उसको दूसरी नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि कंपनी ने तो डाउन साइड कर लिया, दूसरी कोई कंपनी रख नहीं रही, तो वो अगर वो कहीं और हायर हो भी जाएगा तो बड़े आधे हाफ हार्टेडली वो उसमें काम करेगा। और जो आपका उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि कंपनीज ने ये इसमें हम लोग फैसिलिटेट तो हमने कवर किया कि नहीं कर रहे। सेकंड क्वेश्चन डिस्टिंक्शन के हमने कर दिए कि एक डिस्टिंक्शन, बड़ा exactly. वाइट कॉलर समझ लिया और अब हम उसको नहीं कंसिडर करते और एक सेपरेट सनद के तौर पे लिया जा रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, इसमें भी ना वो चूँकि हम लोग हर चीज़ को ले आते हैं, आप कह लें कि अपना ना देसी टच उसमें करने की कोशिश करते हैं। अब एक बंदा है जो शायद मेरी तरह तलागंग से या लावा से शिफ्ट हुआ है इस्लामाबाद, और वो ऑफिस जॉब कर रहा है, तो वो अब कहेगा यार मैं गांव जाके क्यों अपने उससे हाथ से और कोई काम ना करूं। तो ये बाउंड्रीज में मेरा ख्याल में हमने खुद क्रिएट कर ली हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर आप मोटिव में काम कर रहे हैं, या आप एज में काम कर रहे हैं, या बेटर सोर्स में काम कर रहे हैं, तो सीईओ भी अपनी चाय खुद बनाएगा और गार्ड भी उसी किचन में अपनी चाय खुद बनाएगा। तो वहां पे तो ये उसमें बॉर्डर नहीं है। हाँ, उसमें वो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व नहीं है। उसकी वजह ये है कि रेवोल्यूशन आ गया है। अब हम हमेशा से अगर बात करें तो बहुत कम परसेंटेज एफिलिएटेड है अभी भी ज़राअत से, हालांकि हमारी ज़्यादा अभी भी परसेंटेज देहाती उसमें है, लेकिन वो लोग भी शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट मुलाजमत उसमें है। तो ये डिफरेंस आ गया है। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो हमने खुद क्रिएट की हुई हैं। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर ये नहीं कहता कि अगर ज़ीशान एक ऑफिस में काम कर रहा है तो ज़ीशान जो है वो जाके अपने गांव में अपने हाथ से कोई काम नहीं कर सकता, या उसको कोई आर महसूस हो, कि मेरा नहीं ख्याल कि आर महसूस होनी चाहिए। अच्छा, शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा टूवर्ड्स द लार्जर स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंट्री की तरफ आते हैं। हमारे मुल्क की यूथ जो एक बड़ा एसेट समझा जा रहा है, ठीक है, 60% प्लस या 60% जो भी आप कहें, आधी से ज़्यादा टिकटॉक का शिकार है। ऑफ कोर्स नो हेट टू द मीडियम, ठीक है, प्लेटफॉर्म को नहीं, बट द कंटेंट दे आर प्रोड्यूसिंग ओवर देयर, ठीक है, गॉट नो प्रोडक्टिविटी एट ऑल। सो हाउ दे कैन हंट डाउन अ सर्टन जॉब, ठीक है,
प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है, अदर देन द लिंक्डइन, हमारे यहाँ तो बस एक ही घिसा पेटा समझ लो, घिसा पेटा नहीं है, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट, बट बट पीपल डोंट नो हाउ टू यूज हाँ, इट प्रॉपर्ली। इसको प्रॉपरली यूज़ करने का भी ऑफ कोर्स, बस इसके बियॉन्ड कौन कौन से मीडियम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, जॉब पोर्टल्स टू बी स्पेसिफिक कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फीजिबल हो सकते हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ना अब हमने सोशल मीडिया की बात की तो उसमें बहुत उसमें है, और मैं ये कोट करना चाह रहा था, इसका कुछ लिंक है हमारे लास्ट क्वेश्चन से भी, कि हम लोग ये करते हैं कि सोशल मीडिया रेवोल्यूशन या इंटरनेट रेवोल्यूशन आने में हम लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत शॉर्टकट है और एक करने से हमें जल्दी पैसा आना, इनकम आना शुरू हो जाएगी। आयरॉनिकली कुछ लोगों के साथ ये हुआ भी कि बहुत बड़े टिकटॉकर बन गए या बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए और पैसे कमाना शुरू कर दिए, या बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए। तो जी अभी एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने जी वो ले ली, ऑडी ले ली, उसमें अपने यूट्यूब के पैसे से। या जी एक शायद पढ़ा लिखा यूट्यूबर नहीं है और उसने मेहनत की यूट्यूब पे, तो वो V8 ले ली। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये कितना रेशो क्या है इसकी, ये परसेंटेज क्या है। अब अगर 100 लोग हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि 100 लोग हैं पाकिस्तान में और सारे यूट्यूबर बनेंगे, ठीक है, तो उनकी व्यूअरशिप क्या होगी। हाँ, अगर हम कंटेंट की बात करें तो आई मीन अगेन नो ऑफेंस टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फोरम इटसेल्फ, बट पाकिस्तानीज या हमारे पड़ोसी मुल्क या हम कंटेंट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें उसके प्रोडक्टिविटी क्या हो रही शर्ट्स है। की ट्रांजिशन बना रहे हैं, हम ट्रांजिशन बना रहे हैं, हम लोग वो हेयर कट की ट्रांजिशन बना रहे हैं। अब इसके अल्टीमेटली और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये करने से उनको इनकम आना शुरू हो जाएगी, लोगों को आ भी रही होगी। लेकिन मैं ये कहूँगा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे ऐसा नहीं कर सकते भाई। अगर हर बंदा यूट्यूबर बन जाएगा, हर बंदा टिकटॉकर बन जाएगा, तो उसका कंटेंट कंज्यूम कौन करेगा, स्पेशली जिस तरह का कंटेंट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, या हमारे इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। अब आपने दूसरी बात की कि हंट डाउन कैसे करें जॉब, इसमें भी ना जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि स्किल अडॉप्ट करना, स्किल सीखना वो बड़ा ज़रूरी है। अब हमारा मसला ये है पाकिस्तानी मुझ समेत बहुत सारी यूथ का, कि हम लोग शॉर्टकट्स की तलाश में हैं। हम लोग आज भी अगर पूछते हैं तो हम ये नहीं पूछते कि यार मैंने फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, मैंने अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है। हम ये पूछते हैं कि यार ऑनलाइन कोई हमें काम मिल जाए, और ऑनलाइन काम में हमारे साथ स्कैम बड़े हो रहे हैं कि हम पहले रजिस्ट्रेशन पे करते हैं, या हम या तो MLM में फंस जाते हैं, पिरामिड स्कीम में फंस जाते हैं कि यार हमने तो ऑनलाइन काम करना है, मेंबर बनाने हैं, मैं आपको मेंबर बनाऊंगा, आप किसी और को मेंबर बनाएंगे तो आपका पैसा, उनका पैसा आपको आएगा, आपका पैसा। इस तरफ मत जाएं, ये ना ऑनलाइन बिजनेस है ना ये ऑनलाइन जॉब है। आप ऑनलाइन जॉब अगर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपने आप पे स्किल पे डेवलपमेंट करनी होगी। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं, जिसकी बहुत सारी इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी बनी है, कि आप कंटेंट राइटिंग सीखें, आप डिज़ाइनिंग सीखें। स्पेशली लड़कियां हैं जो अगर आप नहीं लिख सकती, आप नहीं बोल सकती, आप पब्लिक इंटरेक्शन नहीं चाहती, आपको घर से निकलने का मसला है, आप नहीं निकल सकती, तो आप कंटेंट राइटिंग सीखें, आप डिज़ाइनिंग सीखें, आप कोडिंग सीखें। बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स हैं पाकिस्तानी और इंडियन यूट्यूबर्स को छोड़ के, विद नो डिसरिस्पेक्ट, बट आई डोंट फाइंड देम प्रोडक्टिव एट ऑल। उसमें 60 मिनट की वीडियो होगी और 60 मिनट की वीडियो में 55 मिनट वो यही कहेंगे कि वीडियो पूरी देखिएगा, आखिर में आपको बताएंगे कि आपने करना क्या है। तो हम डेफिनेटली उसमें लिंक मेंशन कर देंगे, जो प्लेटफॉर्म है, जो मेरे रिकमेंडेड चैनल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपने किसी को पैसे नहीं देने स्किल सीखने के लिए, लेकिन हाँ आपने टाइम इन्वेस्ट करना है। आप टाइम इन्वेस्ट करें, स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से अब हायरिंग कर रही हैं और आपको कहीं जाना नहीं है, आपको ऑफिस नहीं जाना, क्योंकि कंपनी का ऑफिस है ही नहीं पाकिस्तान में। आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, चाहे आप इस्लामाबाद में हैं, मियाँ वाली हैं, लावा हैं, तलागंग हैं, आप सिंध में हैं, KPK में हैं, अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो आप काम कर सकते हैं, आप जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेजेंट कैसे करें। अब चाहे मैं जितना अच्छा लिख सकूं, अगर मुझे अपने आप को सेल करना नहीं आता, अपनी राइटिंग सेल करनी नहीं आती, तो वो मुझे जॉब नहीं मिलेगी या मैं फ्रीलांसर हायर नहीं हो पाऊंगा। उसके लिए लिंक्डइन हमने किया। लिंक्डइन के अलावा बहुत सारे जॉब फोरम्स हैं, अगर आप उसमें कंपनीज को हेड करना चाहते हैं, जैसे मास्टर जॉब है, Indeed.com है, जिप रिक्रूटर है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, Base.com है। इस पर आप रिमोट जॉब्स ढूंढें। आपको आना चाहिए कि आपने फ़िल्टर कैसे करना है, आपने अपनी लोकेशन, आपने अपनी सैलरी रेंज, अपना एंट्री लेवल वो कैसे मेंशन करना है, ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं तो अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि मैंने आज अकाउंट बनाया तो कल मेरे पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। पैसे तब आएंगे जब आपको खुद पता होगा कि हाँ मैंने मेहनत की है, टिकटॉक बनाने पे नहीं या यूट्यूब की वीलॉग बनाने पे नहीं, आपने मेहनत की अपने स्किल डेवलपमेंट में।
और जब आप स्किल डेवलपमेंट में मेहनत करके आपको लगेगा कि हाँ अब मेरी मेहनत का समर मिलना चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली काम मिलना शुरू हो जाएगा। वो जॉब भी हो सकती है डिफरेंट कंपनीज से, वो आपके फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, और जब आप वो काम करेंगे और उस स्टैंडर्ड का काम करेंगे जिसका उनको रिक्वायर्ड है स्किल, तो आप डेफिनेटली एम्प्लॉयबल है। अच्छा, मेरे ख्याल में कंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स की तरफ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, टाइम हम ज़्यादा ले रहे हैं हमारी उसी। बोर कह रहे हैं मेरे ख्याल में हम अच्छा कुछ लोगों को। बोर भी, और किसी डेफिनेटली किसी के लिए होगा कोई ना कोई बेनिफिट। अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर दीज सजेशंस, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटोरिंग की बड़ी कमी है। असल में वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होता है ना ज़्यादा ऑडियंस के लिए, कि हम अगर टिकटॉक के फिल्टर्स पे या इंस्टाग्राम के फिल्टर या इंस्टाग्राम हैक पे बात करते हैं अगला कि सेशन उसी पे रख इन्फ्लुएंसर लेंगे। कैसे बनना है। अगला सेशन उसी भी कर लेंगे। अच्छा, आते हैं थोड़ा सा दोबारा वापसी इसकी तरफ, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ। हम थोड़ा सा ना कह लें कि ड्रिफ्ट अवे हो गए। पाकिस्तानी यूथ हमारी मेनली एक तो पॉलिटिकल एफिलिएशन से बहुत ज़्यादा फंसी हैं, फिर रिलीजियस जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ उसमें फंस चुके हैं, फिर एक और बड़ी चीज़ हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो डिग्री को बड़ा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, और कई मामलात में कई जगहों पर डिग्री की वाकई वर्थ बड़ी एक कह लें कि कहीं ना कहीं आपको बॉटम लाइन पे नज़र आती है कि यार नहीं है करने लायक। या अक्सर लोग करके भी एमफिल करके PhDs करके बैठे होंगे और उनको मतलब दे वोंट बी एबल टू राइट अ सिंगल जॉब लेटर, या जो भी आपकी एप्लीकेशन है, CV नहीं है, प्रोफेसर को बाहर मेल कैसे करनी है फॉर रिसर्च डिग्रीज, आपको सुपरविजन चाहिए, दे डोंट नो अ थिंग। ठीक है। या फिर रिसर्च मतलब एक ऐसी है, अभी लास्ट डे हम बात कर रहे थे, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था फैजूद भाई का, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक बड़ा रिनाउंड नाम है, ठीक है। उनके एक प्रोफेसर जो है, उनके नंबर ऑफ पेपर्स जो हैं पब्लिश पेपर्स को उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये शायद दिन का एक लिख रहे हैं, इतने ज़्यादा थे एक साल के अंदर। अच्छा। ठीक है। जब उनको डिवाइड किया गया, एक इवन इंजीनियरिंग का कायद-ए-आज़म की जो है प्रोग्राम जो है वो रैंकिंग में, जो शंघाई की आई गेस रैंकिंग थी, मैं आर्टिकल को दोबारा नीचे लिंक हम दे देंगे, वहाँ पर वो जी टोक्यो यूनिवर्सिटी से आएगा सुपर है और टोरंटो से नीचे है, इस तरह से करके कोई ना कोई बड़ी एक अच्छी रैंकिंग। और सरप्राइजिंगली कायद-ए-आज़म में इंजीनियरिंग स्कूल ही नहीं है। ठीक है। और ये इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ एकेडमिक्स में हो रही हैं। सो द कमिंग बैक टू पॉइंट कि डिग्री भी कई बार जो है वो वर्थ इट नहीं होती हमारे लिए। ठीक है, टू गो विद सोल्यूशन क्या है कि जो आप कहने कि यार इट वुड कम हैंडी, स्किल्स डिग्रीज छोड़ दे ना करे। अगर छोड़ना मेरे ख्याल में सोल्यूशन नहीं, वरना हार्वर्ड MIT बंद हो चुकी होती। ठीक है। इम्प्रूव करने की बात हो रही, उस पर आप अपने कमेंट्स करेंगे। और फिर और इसके अलावा पॉलिटिकल एफिलिएशंस, यूथ की, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके अबाउट एनीथिंग। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी बात है। मैं डेफिनेटली ये नहीं कहूँगा कि डिग्री इज़न्ट वर्थ। जैसे इसकी ना एक एग्जांपल है, अगर सादा अल्फाज में कहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि यार कपड़ों में क्या रखा है, तो मैं ये शर्ट पहन के क्यों बैठा, मैं वेस्ट में आ सकता था ना, ये मैं शर्टलेस होकर आ सकता था। दो कि आई डोंट हैव दैट बॉडी कि मैं शर्टलेस प्राउड फील करूँ। तो देखिए, आप कन्वेंशनल एजुकेशन ज़रूरी है, चाहे आप डिग्री कोई भी करें, आप ह्यूमैनिटीज़ में करें, आप अपने इंटरेस्ट की डिग्री करें, या आप अपने पेरेंट्स की इंटरेस्ट की डिग्री करें, कन्वेंशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यू वुड बी मिसिंग आउट ऑन अ लॉट if you don't go to university, if you don't go to college when you can afford it. उसके बाद अब हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये फ्लॉ है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे फॉर्मर HEC चेयरमैन ने कहा है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इज नीदर प्रोड्यूसिंग गुड स्कॉलर्स नर गुड सिटीजन्स। और ये वो बंदा कह रहा है जो कि हायर इंस्टीट्यूशन का जो है वो एक गवर्निंग अथॉरिटी का चेयरमैन है, हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन है। तो चाहे हमारे फ्लॉज हैं, लेकिन हम उनको छोड़ नहीं सकते, उसको हमने ही बेहतर बनाना है। लेकिन स्किल सेट जो एक फ्लॉ है, हम स्किल डेवलप नहीं करते। कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है और वहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पास आउट हैं और उनको ये नहीं पता था कि स्क्रीन शेयरिंग कैसे करनी है, और उन्होंने कोडिंग पढ़ी है और उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ी है। तो इसका मतलब है उन्होंने या तो पढ़ा है ही नहीं, या फिर यूनिवर्सिटी के करिकुलम में या पढ़ाने में कोई मसला है ना, कि अगर मैं वहाँ से पास आउट हूँ और डिग्री मुझे मिल गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, लेकिन मुझे ईमेल अटैचमेंट नहीं करनी आती, या मुझे वो उसको अनजिप नहीं करना आ रहा, या एक्सट्रैक्ट नहीं करना आ रहा, या स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रही, तो दिस इज लाइक अ लाइफ स्किल नाउ। अगर मुझे लेसेस नहीं टाई अप करना आता है तो ये लाइफ स्किल है ना। वैसे ही अगर मुझे ईमेल नहीं करनी लिखनी आती तो ये लाइफ स्किल है। तो इन स्किल्स के डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, बट ये जो सब्सटीट्यूट नहीं है कन्वेंशनल एजुकेशन का, तो विल हैव टू टेक देम साइड बाय साइड। और इसका बहुत आसान तरीकाकार ये है कि गवर्नमेंट भी, प्राइवेट कंपनीज भी ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दें, जो आप सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में इवन अगर आप ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटी भी उनको बाउंड करे कि सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स जो है वो उनकी इंटर्नशिप पे काउंट करेंगे। और वो इंटर्नशिप सिर्फ इंटर्नशिप लेटर नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल इंटर्नशिप होनी चाहिए, जैसे हार्वर्ड MIT के स्टूडेंट्स करते हैं कि उसके बगैर उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, तभी उनका स्टैंडर्ड है और उनकी डिग्री की वेटेज काउंट होती है।
सेकंड जो आपने क्वेश्चन किया कि हम लोग डेफिनेटली पढ़ गए हैं, पहले हमारे साथ था रिलीजियस बाइफिकेशन थी, प्रोविंशियल एक्सट्रीमिज्म था, या हमारा कास्ट और कलर पे वो उसमें था। अब ये जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म आ गया है, दिस इज डूइंग नो गुड टू अस। देखिए, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं बल्कि वेस्ट कर रहे हैं। इफ यू आर अटेंडिंग देयर जलसाज, इफ यू आर अटेंडिंग देयर जुलूसेस, इवन इफ यू आर पोस्टिंग ऑनलाइन, यू आर एक्चुअली इन दैट विशियस साइकिल कि आप फंस गए हैं। अब आपने अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए और आप अपने सोशल इमेज को बरकरार रखने के लिए आपको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि टैग एक लग गया ना, तो वो डिफेंड करना पड़ेगा। और वही आप प्रोडक्टिव कैसे इस्तेमाल हो सकते थे, आप दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आप पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आइडियली आप किसी एक प्रोडक्टिव स्किल सीखने के लिए आप टाइम स्पेंड करें, आइडियल टाइम स्पेंड करें। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक हाईली अनरिकमेंड, हाईली कंडेम कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में यूथ को पढ़ना चाहिए। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हमें नज़र आते हैं सपोर्टर्स, लेकिन आप देख लें CNN या फॉक्स न्यूज़ देख लें तो उसमें आपको कितने यंगस्टर नजर आएंगे जो बाइडन या ट्रंप के उसमें गए होंगे। दे आर मोस्टली मेच्योर एंड ओल्ड एज पीपल फॉलोइंग ऑल दोज पॉलिटिकल फिगर्स। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ यूथ को प्रोपेगेंडा करके एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और इट हैज़ हर्ट यूथ मोर देन इट बेनिफिटेड फ्रॉम देम। आप ये देख लें ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो यूथ के वोट लेकर आई, उन्होंने यूथ के लिए क्या किया, 1 करोड़ नौकरियां दी। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, या अगर कोई दूसरी पार्टी यूथ को वो कर रही है या मोटरसाइकिल देने के वादे कर रही है, तो उस मोटरसाइकिल देने से क्या होगा? ठीक है, वो मोटरसाइकिल मेरे किस काम का आएगा अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं डलवा सकूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है पेट्रोल डलवाने के, मैं कितना उसमें लूंगा? तो पॉलिटिकल एफिलिएशन, आपके रिलीजियस बिलीफ्स, दैट्स योर्स, ऑब्वियसली नो वन हैज राइट टू कंडेम देम और disagree with them or like to correct you. Your parents has the obligation to actually teach you the right thing. But for political, हमारी सब की एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं अपने दोस्त को भी मना करूँ, अपने क्लासमेट को मना करूँ, अपने कोलीग को मना करूँ कि यार किसी अच्छी जगह पे काम लगाओ ना, पैसे लगाओ, दिमाग लगाओ, टाइम लगाओ। अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ और रसीम मुझे इनकरेज कर रहा है सिगरेट पीने पे, जिसमें मेरी हेल्थ का भी नुकसान हो रहा है, अब मेरे पैसों का भी नुकसान हो रहा है, मेरे टाइम का भी नुकसान हो रहा है, तो हसीब फिर मेरा दोस्त तो ना हुआ। वैसे ही अगर मैं एक टाइम वेस्ट कर रहा हूँ किसी धरने में, किसी जलसे जुलूस में, सो मच सो कि सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने में, तो मैं वही टाइम शायद अगर सीखने में कर लूँगा तो काम भी आ रहा होगा, कौम के ना भी आऊँ तो घर वालों को 4 पैसे कमा के दूंगा, तो वो एटलीस्ट शाम में खुशी से खाना तो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज़ीशान। ठीक है, इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस, और जुड़े रहिए, फर्दर भी हमारे डिफरेंट इस तरह के सेशंस होते रहेंगे, फॉर एनलाइटिंग सेशंस, चिट चैट, गपशप। और आज का कंक्लूडिंग एंड नोट यही हो सकता है कि यार पॉलिटिकल बाइफिकेशंस जितनी भी हैं, ठीक है, आप कहीं पे इन 2 धड़ों में ना तकसीम हो, यूथ की पार्टी या यूथ के लिए काम करने के नाम पे एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है, मैनिपुलेटिव पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, रिलीजन के नाम पे ना हो। फोकस करें ऑन योर स्किल सेट, ऑन योर एजुकेशन, and anything that may benefit you in future, may benefit you in. And Naseeb, like as concluding remarks, हम लोग ना बेसिकली वी जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग पर्सोनाज और पर्सनालिटीज। हाँ। देखो, बिल गेट अगर ड्रॉप आउट था और या मार्क जकरबर्ग ड्रॉप आउट था और वो बिलियनर बन गया, तो दैट्स वन एग्जांपल इन बिलियंस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, रादर फॉलो द पाथ जो आपको एज ए ह्यूमन आपको सक्सेसफुल करे। हर बंदा डकी भाई बन के ऑडी नहीं ले सकता, हर बंदा वेला मुंडा बन के V8 नहीं ले सकता यूट्यूबर बन के। तो वो वाला जो आप उधर टाइम लगाएंगे उससे बेहतर है कुछ स्किल सीखें, कॉलेज जो पढ़ाई है उसमें टाइम लगाएं। सरकारी नौकरी नहीं मिलती, ना मिले, 25,000 वाली नौकरी कर लो, वो कल 2.5 लाख पे ले जाएगी। लेकिन यूट्यूब पे अगर 25,000 जेब से लगाओगे तो वो हर बंदा वेला मुंडा या डकी भाई नहीं बन सकेगा, शाम इद्रीस नहीं बन सकेगा, डेफिनेटली नहीं बन सकता। और आपको फिर अपनी एक सिमत भी तयन करनी, और बनना ये नहीं कि वो आपके लिए कोई चीज़ लक की नहीं है या आपके उसमें कैपेसिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी कितनी है हमें ये देखना है। प्रोबेबिलिटी बहुत रेशो कम है, ठीक है। आप लेट से यूट्यूब पे भी देखें ना, तो एक ही तरह के वीलॉग्स हैं, कंटेंट है, तो वो शायद मे बी हज़ारों चैनल होंगे, बट आपके मिलियंस या जो एक अच्छा आपको रेवेन्यू दे सके वो कितने, वो बड़े कह लें कि यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। सो द पॉइंट इज़ कि फोकस वही अगेन एजुकेशन, पेरेंट्स की जो डेवलपमेंट है उनकी कह लें के साथ टाइम स्पेंड करने पे करें, दोस्तों के साथ करें, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे करें। और डिग्रीज मिस करने हैं कोई तो नहीं है, दूसरा बंदा जो डिग्री ना करो, ठीक है, डिग्री फजूल है, मेरे इंस्टीट्यूट आ जाओ, वो बिल्कुल उसकी तरफ ना आ जाए। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम नाउ।